हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज हमें 2 दिन के सीए कवर करने हैं बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल यस्टरडे एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेशेंस एंड सपोर्ट। सो आज हम दोनों दिन ले लेते हैं, ठीक है। शुरू करें उससे पहले तिथि देखने वाले हैं। आज है बुद्ध पूर्णिमा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है हिंदुइज्म में भी और बुद्धिज्म में भी। बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। चैत्र महीना सबसे पहला होता है, उसके बाद हिंदू कैलेंडर में वैशाख आता है। वैशाख के अंदर शुक्ल पक्ष जो फोर्टनाइट होती है उसमें चांद बढ़ता है धीरे धीरे, बढ़ते बढ़ते वो एंड कहाँ होता है? पूर्णिमा पे। तो वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बहुत प्रोमिनेंट डे, अच्छे से पढ़ेंगे। बुद्धा के लाइफ, गौतम बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग अच्छा खासा कवर करेंगे। आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट डेज पूरे महीने के रहे हैं उनका भी एक बार रिकैप देख लेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के साथ और 22 और 23 के इंपॉर्टेंट डेज देखने। तो 22 मई को एक इंपॉर्टेंट डे आया, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो जैव विविधता है, अलग अलग तरह के प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स सब हैं अर्थ के ऊपर। उसकी टवर्ड्स सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया जाता है 22 में। मैं 22 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज जानती हूँ, यानी 22 तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जानती हूँ। मैं यानी मे है। पूरे मे के लिए हमारा हिंट क्या है? मैं। ये निमोनिक्स दे रही हूँ, जिन बच्चों को डायरेक्टली याद करने में प्रॉब्लम आती है निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं 22 अलग अलग तरह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पहचान सकती हूँ देखते से, तो ऐसे 22 में आप याद रख सकते हैं। इस दिन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हुआ था उसका टेक्स्ट अडॉप्ट किया गया था और इस कन्वेंशन के तहत फिर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे सेव करें, सब लोग कैसे साथ आएंगे, उसके टुवर्ड्स काम किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट ऑफ द प्लान। जो प्लान हम लेकर के चलते हैं, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उसको कैसे सेफ और प्रोटेक्ट रखना है, उसके लिए बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, दैट इज द थीम। ओके, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुद्ध पूर्णिमा। तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने विशेष तो दी नहीं। चलिए, बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा दोनों तरह से इसको कहा जाता है। इनफैक्ट इसको वैसाख भी कहा जाता है ना। वैसाख उत्सव या त्योहार के तौर पे भी इसको देखा जाता है। ये वैशाख महीने के फुल मून यानी पूर्णिमा को पड़ता है। नाउ इस साल ये 23 मई को थर्सडे को आ रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स गौतम बुद्धा की लाइफ को सिग्निफाई करते हैं। जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ एज सिद्धार्थ गौतम, राइट, वो राजकुमार के तौर पे जन्मे थे, अभी हम देखेंगे। उसके बाद जब उनको एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान यानी निर्वाण जिसे हम कहते हैं उसकी प्राप्ति हुई, और तीसरा जब उनको परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, ही लेफ्ट द अर्थ। तो ये तीनों इवेंट पूर्णिमा पे ही हुए थे, वैशाख की पूर्णिमा पे, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। समझ में आ गई बात? कॉमेमोरेटिंग बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। और इसको सिक्किम और लद्दाख साइड जो है जहाँ तिब्बतन बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है ना, वहाँ इसको साग दावा के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। SAGADAWA, साग दावा। साग दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख और सिक्किम वाली बेल्ट पे जहाँ तिब्बतन बुद्धिज्म है, और ये भी बुद्ध पूर्णिमा पे ही आता है, ठीक है। चलिए, नाउ गौतम बुद्धा के बारे में अगर हम देखें, इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, जो आज के टाइम में नेपाल के अंदर है। तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है 563 BC में, और इनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के तौर पे होता है। माता जी का नाम है माया और पिताजी का नाम है शुद्धोधन, राजा रानी थे ये। इनकी शादी होती है प्रिंसेस यशोधरा से। इनका एक पुत्र यानी बेटा होता है राहुल नाम का। लेकिन जैसे कि आप महावीर जी के टाइम पे देखिए या गौतम बुद्ध का देखिए या फिर जीसस क्राइस्ट का देखिए, सब अराउंड 29-30 ईयर्स ऑफ एज पे ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, राइट। सो एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज हाउस रादर द पैलेस, और वो ज्ञान की खोज में जाते हैं। करीब 6 साल तक यहाँ वहाँ भटकते हैं, फिर जाकर के बोध गया में, बिहार में, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठते हैं एट द एज ऑफ 35, और तब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जब वो वहाँ बैठ करके साधना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, एनलाइटनमेंट जिसे हम निर्वाण कहते हैं। ओके, ये कहाँ हुआ? बोध गया, बिहार में। और तब से बुद्धा को द एनलाइटनमेंट, तब से उनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध जिनमें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान के बाद इन्होंने अपना सबसे पहला सरमन या जो भाषण होता है, जो दिया जाता है, वो कहाँ दिया? सारनाथ में डियर पार्क वाराणसी के अंदर। और ये पता है इसका जो सेलिब्रेशन है कब किया जाता है? ये किया जाता है गुरु पूर्णिमा को। कब किया जाता है? गुरु पूर्णिमा को।
कि इन्होंने जो अपना पहला सरमन दिया था गौतम बुद्ध ने, वो गुरु पूर्णिमा के दिन दिया था। मुझे बता दीजिए गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तिथि पे आती है, यानी कि कौन से महीने में आती है? तिथि तो पूनम है, कौन से महीने में गुरु पूर्णिमा आती है? जैसे बुद्ध पूर्णिमा वैशाख में आती है, गुरु पूर्णिमा कब आती है? ठीक है, चलिए। ये जो इवेंट था जब उन्होंने अपना सबसे पहला सरमन दिया, उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। और फिर सबको बहुत सारा इन्होंने ज्ञान दिया और उसके बाद इन्होंने परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण मोक्ष की प्राप्ति की। कहाँ इनकी डेथ हुई? एट द एज ऑफ 80, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, इनका एसोसिएशन नेपाल, बिहार, यूपी से बहुत प्रोमिनेंटली रहा और ये जितनी भी जगह हमने देखी यहाँ इनके तीर्थ या पिलग्रिम के तौर पे इस्टेब्लिश्ड हैं। तो ये जो हमने देखा ये सब इस पिक्चर फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो। बुद्धा का बर्थ, उसके बाद उनका रिनंसिएशन यानी अपना सांसारिक जीवन छोड़ करके जाना, फिर एनलाइटनमेंट यानी निर्वाण, पहला सरमन और महापरिनिर्वाण, ये सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। कुछ नया नहीं है, हमने जो बात की है वही सब लिखी हुई है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। 23 मई को एक और दिन आता है और बड़ा क्यूट सा एक पिक्चर एसोसिएटेड है एंड दैट इज़ वर्ल्ड टर्टल डे। टॉर्टोइज और टर्टल अलग अलग होते हैं, पता है ना? टॉर्टोइज लैंड पे रहता है, 300 साल तक जी सकता है। टर्टल पानी में रहता है और 40 साल अराउंड तक जीता है, राइट? वर्ल्ड टर्टल डे भी कब आता है? 23 मई को आता है, बस और कुछ नहीं। आप ऐसे कर सकते हैं, बुद्धिज़्म में जब पूजा वगैरह की जाती है ना, प्रेयर्स की जाती है, तो आसपास वाटर रखा जाता है। लोटस का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, तो उस वाटर में छोटे छोटे टर्टल तैर रहे हैं बस। बुद्ध पूर्णिमा के साथ नहीं याद करना, बुद्ध पूर्णिमा तिथि से आती है। इस बार 23 मई को आई है, लेकिन वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को ही आता है। तो आप चाहो तो इसको 22 मई से भी याद रख सकते हो। देखो 22 मई को हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे देखा अभी, और 23 को क्या आ गया? वर्ल्ड टर्टल डे। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ने जैसा है। ओके, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया मैंने बोला, जो मैंने आपको बताया टॉर्टोइज और टर्टल का डिफरेंस वही है। गॉट इट? चलिए, नाउ ऑलमोस्ट महीना ख़त्म होने आ रहा है और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज इस पूरे महीने में अभी तक कवर किए हैं डेली सीए में। तो एक बार कोई रिकैप ले लो ताकि दिमाग में थोड़ा सेटल रहे। 1 मई को हमने 3 इंपॉर्टेंट डे देखे थे। सबसे पहला लेबर डे, श्रमिक दिवस जिसे हम बोलते हैं, श्रम दिवस। महाराष्ट्र और गुजरात डे भी इसी दिन आता है। 3 मई को, ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पिक किए हैं, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को 2 आएंगे, एक कोल माइनर्स डे और एक फायर फाइटर्स डे। 7 को आता है एथलेटिक्स डे। 8 को 2 आएंगे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अच्छा, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा अभी तक नोबेल प्राइज़ पाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए मुझे टोटल कितने नोबेल प्राइज़ रेड क्रॉस को मिले हैं और कब कब मिले हैं? राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 8 को ही थैलेसीमिया डे आता है। मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे आता है, और नेशनल डे सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब पोखरन टेस्ट हमने सक्सेसफुल किया था। देन 12 को नर्सेस डे आएगा। 16 को 2 इंपॉर्टेंट डे हैं, डेंगू डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 17 को भी 2 हैं, वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 19 को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 को आता है वर्ल्ड बी डे, ओके, एंड इसी के साथ में आर्थराइटिस वाला भी था, रिमेंबर? आर्थराइटिस भी था। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मेट्रोलॉजी डे भी था, रिमेंबर? मेट्रोलॉजी, ओके। देन इंटरनेशनल टी डे एंड एंटी टेररिज्म डे दोनों आते हैं मई 21 को। जब हम डेली पढ़ते हैं तो मैं इनकी ट्रिक टेक्निक बताती जाती हूँ, ये एक रिविजन के एंगल से मैंने एक साथ रख दिया है। चलिए अब आगे बढ़ें, उससे पहले जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं, जो हम पढ़ते हैं रोज़ करंट अफेयर के अंदर, उसका फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। परचम के टेलीग्राम से ले सकते हो, परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से ले सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी पीडीएफ चाहिए, जैसे मंथली मैगजीन चाहिए, सवाल ई बुक चाहिए, जो भी कुछ यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको परचमclasses.in वेबसाइट पर जाना होगा पीडीएफ सेक्शन में, ठीक है। अच्छे से देख के टाइटल फिर बाय कीजिएगा। अधिकतर पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलेंगी, कुछ हिंदी में मिलेंगी, सो प्लीज़ रीड द टाइटल नाइसली। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, करंट अफेयर के पीडीएफ्स का सब्सक्रिप्शन हुआ, पीडीएफ बैंक हुआ, जिसमें सारे पीडीएफ व्हाटएवर इज टॉट ऑन यूट्यूब मिल जाता है, तो ये सब सब्सक्रिप्शन कहाँ मिलते हैं? परचम ऐप के ऊपर मिलते हैं, कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शन ऐप पे, पीडीएफ वेबसाइट पे, ठीक है। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर को कॉन्टैक्ट कीजिए, ऐप में चैट कीजिए। कुछ बाय किया है और एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो मेल कीजिए। परचेज के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो मेल किया कीजिए perchamclasses06@gmail.com पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़।
इंटरनेशनल बुक प्राइज, ओके। और कौन सी किताब के लिए? कायरोज बुक है, इसको मिला है इंटरनेशनल बुक प्राइज और लिखी है जेनी एर्पेनबैक ने, जेनी एर्पेनबैक। सो इंटरनेशनल बुक प्राइज क्या होता है और किन किन को मिलता है? क्या सिर्फ ऑथर को मिलता है, ट्रांसलेटर को भी मिलता है? देखते हैं। सो जर्मन ऑथर हैं जेनी एर्पेनबैक, इनको मिला है इंटरनेशनल बुक प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द नॉवल कायरोज। सो कायरोज याद रखना, मेरी डॉटर है कायरा, कायरा से कायरोज बहुत इजीली याद हो सकता है। इफ़ ओनली यू नो माई डॉटर्स नेम, वरना कायरोज सीधे याद कर लो। सो जेनी एर्पेनबैक, जेनी कायरोरेओ है ना, जिनी के लिए भी कर सकते हो, जेनी से जिनी ले सकते हो, जिनी है ना, जिनी चिराग घिसते हैं जिनी निकलता है, जिनी कायरोरेओ भाई। सो जेनी एंड कायरोज एसोसिएट हो जाएंगे। इंटरनेशनल बुक प्राइज दिया जाता है अगर आपने कोई नॉवल जो लिखी है, फिक्शन है, वो किसी भी भाषा में लिखी है लेकिन वो ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में और उसको पब्लिश किया गया है यूके और आयरलैंड में, तो इंटरनेशनल बुक प्राइज के लिए वो नॉमिनेट की जा सकती है, यानी एलिजिबल हो जाती है। एक होता है बुक प्राइज जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई किताब है और यूके और आयरलैंड में पब्लिश्ड है। एक होता है इंटरनेशनल, किसी भी भाषा में लिखी हुई हो, हिंदी में भी लिखी हुई हो सकती है लेकिन ट्रांसलेटेड होनी चाहिए इंग्लिश में, यूके आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। सो जेनी एर्पेनबैक तो ऑथर और ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन, माइकल हॉफमैन। तो देखिए जेनी कायरोरेओ और वो हाफते हाफते अपनी बात बता रही है, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। अच्छा, नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस कि एर्पेनबैक पहले इज द फर्स्ट जर्मन विनर इंटरनेशनल बुक प्राइज। अगर पहली बार किसी जर्मन को मिला है तो एर्पेनबैक को मिला है, एंड द फर्स्ट मेल ट्रांसलेटर जिनको इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला है, किसी किताब को ट्रांसलेट करने के लिए पहली बार किसी मेल व्यक्ति को इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला है, एंड दैट इज हॉफमैन, ठीक है। देन 50,000 पाउंड्स प्राइज मनी में दिए जाते हैं, जो ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है न्यूज़? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एक इंडेक्स से रिलेटेड, एंड इंडेक्स किसने दिया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है और इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है और 39th पे पहुंच चुका है। सो कितने कंट्रीज़ में से है ये? 119 कंट्रीज़ में से। 119 कंट्रीज़ में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, यानी ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में जितने लोग आते हैं ट्रैवल करने टूरिस्ट बन के, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया कौन से रैंक पे? आउट ऑफ 119 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड 39th रैंक पे ना, अच्छे से याद रखिएगा, ओके। और ये जो इंडेक्स है कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, ओके। हर 2 साल में, बाइनियल इंडेक्स है, हर 2 साल में रिलीज़ किया जाता है। और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक यूके की यूनिवर्सिटी है सरे, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, ये मिलकर के इस इंडेक्स को लेकर के आते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। सो इंडिया पूरे साउथ एशिया के अंदर हाईएस्ट रैंक लेकर के आया है ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर, और लास्ट जो इंडेक्स आया था वो 2021 में पब्लिश किया गया था, उसमें हमारा रैंक 54 था, तो 54 से इंप्रूव होकर हम 39 आए हैं। हालांकि मैं बता दूं कुछ पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, तो एग्जैक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते पिछले बार से, लेकिन फिर भी हाँ, हमारा रैंक काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ओवरऑल विनर्स कौन रहे भाई? टॉप पे कौन से देश रहे ट्रैवल टूरिज्म में? US टॉप पे रहा, फॉलोड बाय स्पेन, जापान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। US, स्पेन, जापान, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना? ओवरऑल देखो जो स्कोर दिया जाता है वो 7 का स्कोर होता है, जिसको 7 में से 7 मिले वो बेस्ट हुआ इस इंडेक्स में, जिसको 1 मिले वो वर्स्ट हुआ। इंडिया का स्कोर कितना रहा? 4.25। 4.25 स्कोर के साथ हम 39 रैंक पे हैं आउट ऑफ 112 कंट्रीज। अच्छा, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें हम टॉप 10 में आए सभी में। सो जैसे कि उससे पहले ये देख लीजिए, इंडिया ने हाई प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस डेमॉन्स्ट्रेट की, यानी कि हम सस्ता टूरिज्म देते हैं, ओके। देन कॉम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैवल हमारा सस्ता है, ग्राउंड और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अच्छे हैं, इनमें भी इंडिविजुअल रैंकिंग है 18, 26, 25, हर एक रैंक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल क्रक्स समझ लो कि हम कॉम्पिटिटिव टूरिज्म देते हैं, हमारा एयर ट्रैवल अच्छा है, हमारी ग्राउंड और पोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, नेचुरल, कल्चरल और नॉन लेजर रिसोर्सेज जो है हमारे, यानी नेचुरल टूरिज़्म, कल्चर के एंगल से टूरिज़्म जो आ रहा है, नेचर के एंगल से जो टूरिज़्म आ रहा है, इन सब इस तरह की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जिनमें हम टॉप 10 में रहे हैं। और ओनली 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं,
ओनली 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सारे रिसोर्स पिलर्स में, यानी नेचुरल हो, कल्चरल हो, ऐसे बहुत सारे पिलर्स हैं, उन सभी में टॉप 10 में रहने वाले सिर्फ 3 देश और उनमें इंडिया एक है। सो कुल मिला के क्रक्स पकड़ो। सबसे पहली बात यह है 112 देशों के अंदर हमारा रैंक क्या रहा, 39th रहा। आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, नॉट 12, आई एम सो सॉरी, 119, 119, प्लीज़ पे अटेंशन, 119 कंट्रीज, 119 कंट्रीज़ में से हमारा रैंक 39 रहा। दूसरी चीज़ टॉप पे रहा यूएसए, फॉलोड बाय स्पेन एंड जापान। उसके बाद आपको ये ध्यान रख लेना चाहिए कि बाइनियल इंडेक्स है, 2 साल में एक बार दिया जाता है। पिछले बार हमारा जो रैंक था वो 54 था, ठीक है, 54 था, इम्प्रूव होकर 39 हो गया है। देन हमारा जो स्कोर है 4.25 रहा है। और हम किन किन एरियाज़ में बहुत अच्छे हैं, हम कॉम्पिटिटिव ट्रैवल देते हैं, हमारा एयर फ्लाइट्स कॉम्पिटिटिव रेट्स पे हैं, हमारे फैसिलिटीज़ जो ग्राउंड की और पोर्ट्स की हैं वो अच्छी हैं, ठीक है जी। और नेचुरल, कल्चरल सभी तरह के टूरिज्म के लिए लोग आते हैं। चलिए अगली खबर के लिए अब हम चलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही, वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसने अभी ये इंडेक्स इशू किया था। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर थे और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, अब उनको अपनी पोजीशन स्टेप डाउन करनी रहेगी। जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जिस्टेंस में आया तब से अभी तक यही इसको लीड कर रहे थे। नाम क्या है इनका, क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब, सेंटा क्लॉज से याद रख सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कौन हेड कर रहे थे, क्लॉज। सो इससे याद रख सकते हो, वैसे इनका नाम के से है, सेंटा क्लॉज से क्लॉस श्वाब याद रहेंगे। सो 53 ईयर्स के बाद अभी अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से छोड़ देंगे, ये दूसरी पोजीशन टेकअप कर लेंगे, अभी हम देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर क्लॉस श्वाब टू स्टेप बैक फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रोल, ये फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं इसके शुरुआत से। अब जो अगला जनवरी आएगा, ओके, ये अभी स्टेप डाउन करेंगे अपने रोल से, और अगले जनवरी में ये चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के तौर पे अपना काम संभाल लेंगे। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत की थी क्लॉस श्वाब ने, और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ होती है, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, और काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। अभी जो रिसेंट हुई थी वो जनवरी के अंदर हुई थी 2024 में, और उसकी थीम क्या रही थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 54th एनुअल मीटिंग थी WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, दावोस स्विट्जरलैंड में हर साल होती है, और इस बार की थीम क्या थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस रिलीज करता है। इंडिसेस, देखो इंडेक्स वर्ड होता है और उसका जो प्लूरल होता है उसको इंडेसेस कहा जाता है, ठीक है। इंडेक्सेस कुछ नहीं होता, इंडिसेस होता है। सो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस रिलीज करता है, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल रिस्क, और ये आज जो हमने देखी ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, राइट। चलिए अगली न्यूज़ की ओर मूव करेंगे, और ये आ रही है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। सो ITC के संजीव पुरी, कौन, संजीव पुरी, दिलीप पुरी जी से इनका कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो ITC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव पुरी। ही हैज़ बिकम CII के प्रेसिडेंट फॉर 24-25 टर्म, ठीक है। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उसके प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे कौन कार्यभार संभालेंगे 24-25 में, संजीव पुरी संभालेंगे, और ये सक्सीड कर रहे हैं R दिनेश को, जो कि TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन से जुड़े हुए थे। सो सीधा सीधा नाम याद रखना है, संजीव पुरी ITC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट बने हैं, ओके। CII देख लीजिए, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट है। सो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनीज ही इनको लीड करती हैं, और देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हीं के हेड साथ में आते हैं, और कैसे इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आगे साथ में बढ़ा सकते हैं, इंडिया डेवलप हो, ये कंपनीज डेवलप हो, उसके लिए ये बॉडी काम करती है 1895 से। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। नाउ देयर इज अ सैड डिमाइस, और आप में से अगर कोई भी गॉड फादर बुक या उसके ऊपर बेस्ड जो सीरीज़ मूवी थी उसके फ़ैन हैं तो आपने शायद इन व्यक्ति का नाम सुना होगा, फ्रेड रूस। फ्रेड रूस वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ गॉडफादर 2, राइट, और इनको ऑस्कर मिल चुका है और इनका अब निधन हो चुका है। फ्रेड रूस गॉडफादर पार्ट 2 प्रोड्यूसर, ही हैज़ पास्ड अवे। ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हैं, एंड इन्होंने काफ़ी पॉपुलर स्टार्स को लॉन्च किया है, जैसे कि टॉम क्रूज, जैक निकलसन, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। गॉडफादर पार्ट 2 मूवी के जो प्रोड्यूसर थे फ्रेड रूस, ही इज़ नो मोर।
इस व्यक्ति को चैन नहीं है बिल्कुल चैन नहीं है। हम हमारे घर की सीढ़ियाँ 4 बार नहीं चढ़ पाते हैं, माउंट एवरेस्ट 30वीं बार चढ़ गए हैं। अभी तो इसी हमने मंथ में पढ़ा था थोड़े दिनों पहले कि इन्होंने 29 टाइम माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है, अब 30th टाइम माउंट एवरेस्ट को सबमिट कर लिया। कौन है ये? नेपाल के कामी रीता शेरपा, बिल्कुल सही है। सो कामी रीता शेरपा नेपाल के एवरेस्ट मैन है, ये तो दुनिया के एवरेस्ट मैन कहलाएंगे। रिकॉर्ड 30th टाइम इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। माउंट एवरेस्ट भी सोचता होगा भाई थोड़ी इज्जत छोड़ दो, कितनी बार चढ़ोगे, हाँ, और लोग सोचेंगे बड़ा सिंपल है माउंट एवरेस्ट चढ़ना, तो आप तो 30 बार चढ़ गए हो हमारे ऊपर। चलो, सो 54 ईयर ओल्ड नेपालीज क्लाइंबर हैं माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट मैन भी इनको कहा जाता है। 30th टाइम ये माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं और 30 साल 3 डेकेड्स भी फर्स्ट समिट को हो गए इनके। सबसे पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब क्लाइम किया था? 1994 में, राइट। सो 8849 मीटर इतना ऊंचा ये पहाड़ है और इसको बड़ी आसानी से अभी 29 टाइम इन्होंने इसी महीने में चढ़ा, तब 30th टाइम चढ़ गए। खेल बना रखा है इन्होंने, है ना। चलिए आ जाइए, अगली न्यूज़ भी एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। BARC, बार्क, ये वो डॉग वाली बार्क नहीं है, भाऊ। ये क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। BARC इंडिया जो है, उन्होंने अपॉइंट किया है डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को एज न्यू चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स। अब देखिए बार्क क्या काम करता है। आप टीवी देखते हो? जैसे मैं अब नहीं देखती हूँ क्योंकि हम OTT देखते हैं। सो जो भी टीवी देखते हैं तो जो ऑडियंस है उससे रिलेटेड जो भी डेटा और एनालिटिक्स करने होते हैं ना, वो बार्क करता है कि लोग कितना एंगेज हो रहे हैं, किस चीज़ को कितना देख रहे हैं। उस हिसाब से फिर एडवर्टाइजर्स सीन में आते हैं, ब्रॉडकास्टर्स सीन में आते हैं। सो बहुत बड़ा इंडस्ट्री मार्केट है ये। सो उसमें BARC का रोल क्या रहता है? जितने भी मेजरमेंट्स और स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं इनको ऑडियंस से रिलेटेड, वो निकालते हैं। सो बार्क इंडिया के नए चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स किसको बना दिया गया है? बिक्रमजीत चौधरी जी को, ठीक है। BARC है ना, देखो BARC, B और C, सो बिक्रमजीत चौधरी, B और C। और वैसे बार्क इंडिया के चेयरमैन कौन है? शशिधर सिन्हा है। सो इट इज़ एन इंडस्ट्री बॉडी सेटअप टू डिजाइन, कमीशन, सुपरवाइज ऑन एक्यूरेट, टाइमली टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम, है ना। ऑडियंस क्या कितनी देर देख रही है, कौन से ऐड पे ज़्यादा रुक रही है, किस तरह के सीन्स पे ज़्यादा रुक रही है, किस एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सारी कहानियाँ BARC देखता है। अगली न्यूज़ आ रही है रवि शास्त्री और वसीम अकरम जी से रिलेटेड, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों में रहे हैं और ये अमंग 54 पर्सन्स नेम किए गए एज क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल एम्बेसडर्स। सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल एम्बेसडर्स अनाउंस किए गए 54 पीपल फ्रॉम अलग अलग डोमेन्स, और उनमें 2 नाम हमारा और हमारे पड़ोसी देश से भी है। एक है फॉर्मर इंडियन कोच रवि शास्त्री और दूसरे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर रह चुके वसीम अकरम, ठीक है। बाकी देयर आर मेनी अदर नेम्स विच वी नीड नॉट रिमेंबर। क्लीन चिट दे दी है FSSAI ने MDH और एवरेस्ट स्पाइसेस को। बोले नहीं जी, ये हांगकांग सिंगापुर ने जो बोला था ना कि हमारे मसालों के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड है, पेस्टिसाइड है, नहीं है जी। तो किसने बोला? मैं नहीं बोल रही, FSSAI ने बोला। इन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए और दे हैव फाउंड नो इथाइलिन ऑक्साइड ट्रेसेस इन MDH एंड एवरेस्ट स्पाइसेस, सो दे आर सेफ टू कंज्यूम। वापस से पाव भाजी मसाला, सांबर मसाला, छोले मसाला यूज़ कर सकती है मम्मी। सो सैंपल्स लिए गए इन दोनों ब्रांड्स के और 28 लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट किया गया और इनको क्लीन पाया गया है, ठीक है। चलिए देन अगली न्यूज़ आ रही है अवार्ड सेक्शन से। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहा जाता था, अब NTPC कहा जाता है। NTPC ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड जीता है फॉर टैलेंट डेवलपमेंट और 3rd रैंक पे आई है ये इसमें, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है टैलेंट डेवलपमेंट में। टैलेंट डेवलपमेंट यानी इफ़ यू आर हायरिंग एन एम्प्लॉय, तो एक तो होता है आप उनसे अपना काम करवाते रहे, एक होता है कि आप उनको फर्दर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी दीजिए, वो भी कुछ फर्दर सीखते रहें, डेवलप होते रहें। सो NTPC ने ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल किया है, एक अवार्ड जीता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैलेंट डेवलपमेंट को बहुत बढ़ावा दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कौन सा अवार्ड जीता है? ATD बेस्ट अवार्ड 2024। ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में टॉप पे नहीं आए हैं, 3rd रैंक पे आए हैं। कौन सी रैंक पे है? 3rd रैंक पे। तो न्यूज़ क्या बनेगी? NTPC गेट्स 3rd रैंक एट ATD BEST अवार्ड 2024, ATD बेस्ट, राइट। अब ये ATD बेस्ट क्या है ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट इज ATD,
एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, ये यूएसए बेस्ड है और उन ऑर्गेनाइजेशंस को रिकग्नाइज करती है जो अपने लोगों का टैलेंट बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ करते हैं, पर उनको ग्रोथ के मौके देते हैं कि ठीक है आप और कुछ पढ़ सकते हो और कुछ सीख सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लो, ये लीडरशिप रोल अटेंड कर लो, ठीक है। सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के आप बहुत सारे एवेन्यूज़ अगर देते हो तो ये अवार्ड आपको मिल सकता है। सो हमें 3rd रैंक मिला है ग्लोबली, एनटीपीसी को ग्लोबली 3rd रैंक मिला और इंडिया से ये बेस्ट रैंक अचीव किया गया है। एनटीपीसी इज़ द ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसने पिछले 8 सालों में 7 बार ये अवार्ड अपने नाम किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने एक इनॉग्रेट की है फैसिलिटी और उस फैसिलिटी का नाम है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम यहाँ आपको दिख रहा है, अगर पिक्चर आपको विजिबल हो तो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम आलम्बन दिख रहा होगा यहाँ पे। सो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, ये कौन है, पहचान गए शक्ल से, आ जाइए। सो चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम। कहाँ पर, CHAFB यानी कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु अब हो गया, लेकिन इसमें नाम में बैंगलोर आता है। सो कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर जो है वहाँ पे अपनी तरह का पहला EMRS लॉन्च किया गया है, यानी 24/7 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम तैनात रहेगा, ताकि एयरफोर्स में जो कार्यरत हैं लोग हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं, अगर उनको मेडिकल इमरजेंसी होती है वो इस हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन वाले उनको मेडिकल असिस्टेंस तो देंगे और साथ ही साथ उनके आसपास जो भी मेडिकल एड सेंटर है वहाँ से उनका संपर्क भी करवा देंगे, राइट। सो इस तरह की पहली एक फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन है इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल और उनकी फैमिलीज के लिए। समझ में आ गई न्यूज़, सिंपल सी है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट CHAF बेंगलुरु। गॉट इट। चलिए देन मूविंग ओवर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है सभी PSU बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक यानी सरकारी बैंकों में, इन बिजनेस ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स थे उनमें अगर हम बिजनेस ग्रोथ की बात करें, सबसे ज़्यादा ग्रोथ यानी सबसे ज़्यादा खाते खुलवाने, सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट करवाना, सबसे ज़्यादा FDs करवाना, इस तरह से आप अपने बिजनेस को जो ग्रो करवा रहे हो, तो उसमें टॉप पे कौन सा बैंक रहा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा। जहाँ पब्लिक बैंक्स ने ग्रोथ करने में बहुत दिक्कत महसूस की, वहाँ इन्होंने कितने % की ग्रोथ दर्ज की है, 15.94%, राइट। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स PSU बैंक्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। सेकंड नंबर पे SBI रहा है, ठीक है। सो टोटल डोमेस्टिक बिजनेस जो महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ग्रो किया है 15.94% किया है, और सेकंड पोजीशन पे SBI रहा, 13.12% की ग्रोथ इसने भी दर्ज की है डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये तो मैंने लिख दिया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, पुणे। अब इसको हेड कौन कर रहे हैं, CMD कौन है भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ के लिए अब हम चलते हैं असम। असम ने एक न्यू डिजास्टर रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस किया है, यानी यूज़ करना स्टार्ट किया है और अनवील किया है कि अब हम ये यूज़ करेंगे। सो असम अनवील्ड DRIMS प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म है, DRIMS प्लेटफॉर्म डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। एकदम से अगर कोई बड़ा डिजास्टर आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाती है, राइट, या किसी भी तरह की और बाढ़ आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम DRIMS असम यूज़ करेगा, और इसको असम सरकार ने लॉन्च किया है ताकि जल्दी से उस डिजास्टर का पता लग जाए, कितने मैग्नीट्यूड पे वो हुआ है, कितनी बड़ी तबाही हुई है, और उसके हिसाब से रिलीफ पहुँचाई जा सके। और ये किसके एसोसिएशन के साथ किया जा रहा है, यूनिसेफ इसमें कोलैबोरेट कर रहा है असम सरकार के साथ में, ठीक है। तो क्रिटिकल इम्पैक्ट डेटा ये DRIMS कैप्चर करेगा, इससे कितना डैमेज हुआ है, फसल को कितना हुआ है, लाइफ स्टॉक को कितना हुआ है, इंसानों को कितना हुआ है, किस तरह की रिलीफ पहुंचानी है, वो सब चीज़ों में हेल्प मिलने वाली है। हेमंत बिस्व शर्मा इज दी CM ऑफ असम। गवर्नर कौन है जी, हु इज द गवर्नर ऑफ असम, लेट मी नो। देन अब हम चलते हैं इंटरनेशनल डोमेन में, और एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है
एंटार्क्टिका में, वेस्ट एंटार्क्टिका में, और साइंटिस्ट ने जो सोचा था जिस रेट से वो पिघल रहा है वो एक्चुअली में उसकी डबल रेट से पिघल रहा है। इट इज़ मेल्टिंग ट्वाइस द एक्सपेक्टेड रेट, और अगर इसी रेट से पिघलता रहा तो विद इन फ्यू डेकेड्स ये पूरा का पूरा ग्लेशियर हो जाएगा मेल्ट, और ये ग्लेशियर बहुत से और ग्लेशियर्स को अपने पीछे रोके हुए है। तो अगर ये ग्लेशियर पूरा मेल्ट होता है तो पीछे के ग्लेशियर्स भी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होंगे, और जो हमारा सी लेवल है 10 फीट तक ऊंचा हो सकता है। 10 फीट, मेरा ऑलमोस्ट डबल, राइट। और ऐसा अगर हो गया तो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं सब में तबाही का मंजर होगा। सो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। और ये कौन से ग्लेशियर की हम बात कर रहे हैं? डूम्सडे ग्लेशियर। डूम्सडे ग्लेशियर इसको बोला जाता है। डूम्सडे यानी तबाही वाला दिन, जिस दिन सब हर तरफ दुख ही दुख होगा, डूम। सो साइंटिस्ट ने अलर्ट किया है डूम्सडे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है टेरिफाइंग रेट पे, और इस ग्लेशियर का अदरवाइज नाम क्या है? थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये, थ्वाइट्स। थ्वाइट्स तो इसका नॉर्मल नेम है, इसको डूम्सडे ग्लेशियर बोला जाता है बिकॉज ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है, फ्लोरिडा के साइज़ का है ऑलमोस्ट, और नीचे से वार्म वाटर्स की वजह से जो वाटर्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो नीचे से इसको मेल्टिंग होती जा रही है और ट्वाइस द रेट एज एक्सपेक्टेड उसकी मेल्टिंग हो रही है। और अगर ऐसा ही रहा, अच्छा ये कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका में है ना, और ये मैसिव सी लेवल इंक्रीज़ कर सकता है। ये ऐसा नहीं अभी इसकी मेल्टिंग शुरू हुई है, 1980 से मेल्ट हो रहा है। 4% ग्लोबल सी लेवल को राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर ये पूरा मेल्ट हो जाता है अकेला तो ये 2 फीट तक सी लेवल बढ़ा देगा, और इसके बाद जो पीछे ग्लेशियर्स हैं जिनको इन्होंने रोक रखा है भाई साहब ने, तो वो भी अगर मेल्ट हो गए तो 10 फीट तक सी लेवल बढ़ जाएंगे। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो डूम्सडे ग्लेशियर वेस्ट एंटार्क्टिका के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। देन वर्ल्ड का पहला AI लॉ, यूरोपियन यूनियन ने, हम मार्च के अंदर अराउंड न्यूज़ आई थी कि दुनिया का पहला AI से रिलेटेड रूल्स या लॉ यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल दे दिया है, उसने नॉट दे दिया, यानी यूरोपियन यूनियन की जो 27 स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी हामी भर दिया। अब यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन के अंदर काफ़ी सारी और बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन जो यूरोपियन यूनियन के हैं उनमें से एक है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल ने भी अब अपनी मुहर लगा दी है कि हाँ जी, ये जो हमारा AI लॉ है जो इन 27 स्टेट्स पे लागू होगा उसको इन प्लेस ला दिया जाना चाहिए। सो व्हाट इज दिस AI लॉ अबाउट? लेट अस अंडरस्टैंड। यूरोपियन काउंसिल ने अप्रूव किया है फर्स्ट वर्ल्ड वाइड AI एक्ट। यूरोपियन काउंसिल का अप्रूवल अब मिल गया है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट क्या करेगा? जो हाई रिस्क AI एप्लीकेशंस है, सबके ऊपर परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसी कंपनी जो बहुत रिस्क वाली AI एप्लीकेशंस बना रही हैं जिनसे इंसानों का डेटा हो सकता है लीक, या फिर कुछ ऐसे डेटा सामने आ सकते हैं जो बायसनेस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल डेटा आपने सामने ला दिया, कुछ कंपनीज के बारे में ऐसा डेटा, कुछ पर्सनस के बारे में ऐसा डेटा आपने प्रोजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से किसी को फेवर और किसी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे हाई रिस्क AI एप्लीकेशंस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ये एक्ट लगाएगा, राइट। सो जो EU कमीशन है वो हैवी फाइंस कर सकती है ऐसी कंपनीज पे जो इस एक्ट को ब्रीच करेंगे EU स्टेट्स के अंदर। 35 मिलियन यूरोस तक का उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। 7% उनके एनुअल ग्लोबल रेवेन्यूज़ को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। दोनों में से जो भी बड़ा अमाउंट होगा वो इनको पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस AI एक्ट? यूरोपियन यूनियन का जो AI एक्ट है, सो इन्होंने रिस्क बेस्ड अप्रोच लिया है, यानी कि जो AI एप्लीकेशन ज़्यादा रिस्की हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इम्पोज किए जाएंगे, और अनएक्सेप्टेबल रिस्क लेवल्स जो हैं उनको कम्प्लीटली प्रोहिबिट करने के लिए इस लॉ के अंदर प्रोविजंस हैं, रोकने के लिए। सोशल स्कोरिंग सिस्टम वाली जो एप्स होती हैं, सोशल स्कोरिंग यानी कि अब 4-5 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका डेटा निकाल लिया AI ने और अपने बेसिस पे उनको कंपेयर करके और बता दिया कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन बुरा है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो उन्होंने सारा डेटा निकाला, ये यूनिवर्सिटी टॉप पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। सोशल स्कोरिंग, तो आपने स्कोर दे दिया है बेस्ड ऑन द सोशली अवेलेबल डेटा वट एवर वॉज देयर। तो इस तरह के सिस्टम्स को भी डिस्करेज किया जाएगा, बिकॉज ये किसी ना किसी के फेवर में जा सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में। फाइनेंशियल सर्विसेज हुई, एजुकेशन हुई, तो जहाँ भी बायस हो सकता है AI के एप्लीकेशन से, उन चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ये एक्ट लेकर के आएगा। गॉट इट? चलिए, अब यूरोपियन यूनियन की हमने बात की है, तो लाइक आई टोल्ड यू 27 मेंबर स्टेट्स का ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप है, यूनियन है। और ये जितने भी आप कलरफुल, ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए जो थोड़ा ब्लैंड है, नॉट दिस, बाकी ये जितने भी आपको कलर्स दिख रहे हैं इंडेक्स के हिसाब से,
ये ओरिजिनल मेंबर्स थे जो पर्पल पर्पल आपको दिख रहे हैं, उसके बाद ये पीच कलर है, पिंक है। क्रोएशिया सबसे लेटेस्ट मेंबर है जिसने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था 2013 में। कब किया था? 2013 में। और आज तक की तारीख में एक ही ऐसा कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लिया, एंड दैट इज यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन एग्जिटेड, ब्रेग्जिट जिसको हमने पढ़ा था, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी ऑफ न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने रैंकिंग्स रिलीज़ की हैं, और हमारे जो सात्विक साईराज और चिराग रानकीरेड्डी हैं, इनकी जो जोड़ी है ये वर्ल्ड नंबर 1 पे मेंस डबल में वापस पहुंच चुकी है बैडमिंटन के क्षेत्र में। ठीक है, और ये रैंकिंग एकदम से इनकी जंप कैसे हुई? बिकॉज इन्होंने रिसेंटली थाईलैंड ओपन सुपर 500 जीता है बैंकॉक के अंदर। ओके, सो सात्विक साईराज एंड चिराग ने मिलकर के क्या जीता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग्स में तो टॉप पे आए हैं। हाउ? बिकॉज दे हैव वन थाईलैंड ओपन सुपर 500 इन बैंकॉक। साथ ही साथ और रैंकिंग भी देखिए, अगर हम मेंस इंडिविजुअल में रैंकिंग देखें, इंडिया से टॉप पे कौन है? HS प्रणॉय हैं और वर्ल्ड नंबर 9 पे हैं। फीमेल के अंदर वर्ल्ड नंबर 15 PV सिंधु विमेन में टॉप पे हैं, और विमेन डबल पेयर की हम बात करें तो तनिषा क्रास्तो एंड अश्विनी पोनप्पा, ये विमेन डबल में इंडिया से टॉप जोड़ी है और वर्ल्ड नंबर 19 पे हैं ये, राइट। सो HS प्रणॉय, PV सिंधु, सात्विक साईराज रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, देन तनिषा क्रास्तो एंड अश्विनी पोनप्पा, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन के शीर्ष खिलाड़ी हैं इंडिया से। देन मूविंग अगेन टू वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, जो कि जापान के अंदर हो रहा है, और वहाँ पे सचिन खिलाड़ी, इन्होंने अपना गोल्ड डिफेंड किया है, यानी पिछली बार भी ये गोल्ड मेडल लेके आए थे, अभी इन्होंने गोल्ड लिया है। किसमें? कौन से स्पोर्ट के अंदर इन्होंने लिया है? मैन शॉटपुट। मैन शॉटपुट F46 कैटेगरी के अंदर सचिन खिलाड़ी ने अपना गोल्ड मेडल डिफेंड कर लिया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि कोबे जापान के अंदर हो रही है। और अभी तक इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीत लिए हैं? 11 मेडल्स, जिसमें 5 गोल्ड शामिल हैं, और हमारा जो लास्ट परफॉर्मेंस था उससे हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। पिछली बार हमने 10 मेडल जीते थे, जो पिछला वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हुआ था पेरिस के अंदर। देन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव एंड ईगा श्वेटिक, इन्होंने सिंगल टाइटल जीत लिए हैं इटालियन ओपन के। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो होता है उसमें अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने मेन सिंगल टाइटल जीता है, ईगा श्वेटिक ने विमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। ठीक है जी, सो इसी के साथ आज का सेशन इंपॉर्टेंट न्यूज़ खत्म होती है। मैंने कुछ न्यूज़ कल के लिए रिजर्व रखी है बिकॉज अदरवाइज सेशन बहुत बड़ा हो रहा था। सो मे बी 1 or 2 न्यूज़ आई हैव केप्ट फॉर टुमारो। बाकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोनों दिन की हमने कवर कर ली हैं। आप चाहो तो कोर्सेज चेकआउट करने हैं तो परचम ऐप देख सकते हैं। चलिए, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। रिविजन क्वेश्चन की तरफ जल्दी से मूव करेंगे। इफ़ यू आर देयर इन लाइव चैट, स्टार्ट आंसरिंग। पहला क्वेश्चन, विच फॉर्मर इंडियन कोच हैज़ बीन नेम्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल एम्बेसडर? फॉर्मर इंडियन कोच कौन से हैं जिनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मल्टीकल्चरल एम्बेसडर घोषित किया गया है हाल ही में? आंसर क्या होगा? सी, रवि शास्त्री। जल्दी जल्दी आंसर करना पड़ेगा, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट बतानी है। ये ध्यान से पढ़ा करो, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ओके। जेनी एर्पेनबेक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जीता है कायरोस के लिए, बिल्कुल सही है। माइकल हॉफमैन फर्स्ट मेल ट्रांसलेटर बने हैं जिन्होंने प्राइज जीता है जब से ये प्राइज स्टार्ट हुआ था 2016 में, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। सी विल बी द राइट आंसर। Who won Thailand Open Super 500 in Bangkok? थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट है, किसने जीता है? सात्विक साईराज रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने जीता है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इस इंडेक्स से रिलेटेड। इंडिया हैज सिक्योर्ड 39 पोजीशन इस इंडेक्स में, बिल्कुल सही है। इट इज एन एनुअल इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनुअल है क्या? नहीं, बाइनियल है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। यूएस ने टॉप पोजीशन ली है, सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। चलिए, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII फॉर 24-25? कौन बने हैं नए प्रेसिडेंट CII के 24-25 के लिए? कोई पुरी जी थे, कौन से? संजीव पुरी, बी विल बी द राइट आंसर। हु वन मेंस सिंगल टाइटल एट इटालियन ओपन 2024? मेंस सिंगल किसने जीता इटालियन ओपन टेनिस? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है।
And this, my dear students, is the question of the day for you. Consider the following statements. बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ख़त्म और कल मिलेंगे सेम टाइम. तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.